हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैप्टर होने वाला है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे आप कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं वो किस तरह यहाँ पर जाता है, और मुख्य रूप से आपका जो सिस्टम यूनिट होता है उसके अंतर्गत कंट्रोल यूनिट किस तरह वर्क करता है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किस प्रकार आपका वर्क करता है। पूरी बात यहाँ पर हम करेंगे, एक एक चीज़ें इसमें। साथ ही इसमें मेमोरी होती है जो आपकी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, उनका क्या वर्क होता है। काफ़ी चीज़ें आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेंगी। ये इसको आप पढ़े बिना आगे के जो भी चैप्टर आएंगे उसको आप यदि पढ़ते हैं तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आपने पढ़ लिया तो आगे जितने भी चैप्टर आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो हार्डवेयर के हो या सॉफ्टवेयर के, वो सभी चीज़ें आप इसके जरिए समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और कई सारे टर्म्स भी आपको यहाँ पर समझने को मिलेंगे जो आपने कहीं और यहाँ पर ना पढ़ा होगा ना सुना होगा, तो वो भी आप यहाँ पर समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की बात करते हैं। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को 5 स्तरों में बांटा गया है, वो स्तर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इनपुट की बात होती है। तो इनपुट यहाँ पर सभी लोग को पता है, जो निर्देश कंप्यूटर को दिया जाता है इनपुट के माध्यम से। इनपुट डिवाइस जो होती है वो आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस होता है, माउस हो सकता है, या अन्य इनपुट डिवाइस जो होती है उनके द्वारा निर्देश आपने दे दिया, किसी भी माध्यम से आपने निर्देश दिया, तो यहाँ पर कंप्यूटर को क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। लेकिन प्रोसेस करने से पहले यहाँ पर जो सेकंड स्तर आ जाता है भंडारण का, जिसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। मेमोरी यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की आपकी होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी और दूसरी आपकी सेकेंडरी होती है। तो यहाँ पर थोड़े समय के लिए आपका जो भी चीज़ आप टाइप करते हैं, जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं, वो सब एक प्रकार से मेमोरी में थोड़े समय के लिए सेव रहता है। तो मेमोरी भी यहाँ पर एक सेकेंड स्तर हो जाता है आपका कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के लिए। तो यहाँ पर थोड़े समय के लिए स्टोर किया जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। ये इतने कम समय में होता है, सेकंडों में होता है, कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर आपने इनपुट कर दिया, उसके बाद सेव में भंडारण में चला गया, मेमोरी के पास चला गया। अब वो कंप्यूटर वहाँ से लेगा उसको प्रोसेसिंग के लिए। तो प्रोसेसिंग के लिए वो डाटा लेता है। उसके बाद आपने जो भी निर्देश दिया होगा उसको वो प्रोसेस करता है। वो आपका सिस्टम यूनिट के थ्रू, जिसमें आपका कंट्रोल यूनिट और ALU होता है, दोनों के थ्रू यहाँ पर प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या होता है कि आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट देता है। तो ये आपका देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड हो गया, उसके बाद थर्ड और फोर्थ आपका आउटपुट मिलता है। आउटपुट जो मिलता है यहाँ पर वो आपका डिस्प्ले के रूप में यहाँ पर मॉनिटर में दिखता है, या प्रिंट के रूप में आप यदि सूचना लेना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट के रूप में ले सकते हैं। जो आउटपुट होता है वो फाइनल आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर सूचना कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन ये आ चुका है कि जो हम लोगों को फाइनल आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या होता है, डाटा होता है, सूचना होता है, या क्या होता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उसको कहेंगे, हिंदी में सूचना कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। आउटपुट को एक और भाषा में समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद जो परिणाम सामने आता है वो उसको हम आउटपुट कहते हैं। यानी जो हमको सूचना मिल गई फाइनली, जो हमने कुछ भी किया कंप्यूटर पे, तो जो हमको परिणाम मिल गया वही आउटपुट होता है और वही सूचना होती है। यहाँ पर 5वां स्तर आपका जो है वो कंट्रोल का है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर प्रणाली की प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरण, अनुदेशकों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तो यहाँ पर 5वां जो स्तर है वो कंट्रोल यूनिट का है। ये नहीं कि आपने जो इनपुट किया है वो इधर उधर हो जाए, इधर उधर ना हो, उसके लिए पूरा आपका कंट्रोल यूनिट पूरा यहाँ वर्क करता है। तो 5 चरणों में आपका पूरा जो होता है इनपुट से लेकर आउटपुट तक, ये आपका 5वां चरण आउटपुट यानी फाइनल आउटपुट होता है। तो 5 चरणों में पूरा आपका यहाँ पर कार्य यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इनपुट आपने किया, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुआ जो कि कंट्रोल यूनिट द्वारा यहाँ पर होता है, जिसमें आपका कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, और इसके साथ मेमोरी भी इसी में जुड़ी होती है, जिसमें आप थोड़े समय के लिए बफर के रूप में डाटा सेव कर लेते हैं। जो आपने इनपुट किया हुआ है या कुछ भी करते हैं तो थोड़े से समय के लिए सेव होता है। परमानेंटली आपका सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप तुरंत सर्च जो करते हैं वो थोड़े समय के लिए आपका मेमोरी में सेव होता है, प्राथमिक मेमोरी में, यानी कि जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। उसके बाद जो फाइनल आउटपुट मिलता है, यानी आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपको रिजल्ट चाहिए, इंटर कर दिया आपने, तो आउटपुट जो प्राप्त हो जाता है। तो ये 5 स्तरों में पूरा ये आपका काम होता है। तो ये फाइनल हमको आउटपुट मिल जाता है, सूचना जिसको हम लोग कहते हैं, या रिजल्ट कहते हैं, या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर एक और हमने डायग्राम आपके लिए दिया है जिससे आप और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर को डाटा दिया, डाटा उसको भेजा या अनुदेश दिया, दोनों एक ही बात है, क्योंकि आप जो भी की इंटर करते हैं वो बाइनरी के रूप में क्या होता है, वो कीबोर्ड जो आपका होता है, जो आपने की इंटर करते हैं वो 0-1 के रूप में क्या होता है, डाटा को रीड करता है। तो वो एक प्रकार से डाटा ही भेजता है कंप्यूटर को। तो यहाँ पर डाटा या अनुदेश आप देते हैं, उसके बाद इनपुट यूनिट के थ्रू आप देते हैं। ये सीधे कंप्यूटर के आपका क्या होगा, सिस्टम यूनिट में गया, जिसमें कंट्रोल यूनिट है, प्राथमिक मेमोरी लगी होती है, द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी इसी से जुड़ी होती है, और यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी आपके इसी से जुड़ा रहता है।
यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यहाँ पर मतलब समझ लीजिए। अर्थमेटिक का मतलब होता है यहाँ पर गणना करने से संबंधित यदि कोई निर्देश दिया है तो अर्थमेटिक वाला सेक्शन काम करेगा, और कोई अन्य निर्देश दिया है तो लॉजिक यूनिट वाला सेक्शन काम करेगा। और दोनों को नियंत्रित कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करेगा। तो ये पूरा फंक्शन यहाँ पर होता है और ये काफ़ी कम समय में होता है, उसके बाद आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आप दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग की। तो ये मुख्य रूप से आप जो ये वर्क करते हैं 5 स्तरों पर, ये सब हार्डवेयर भी इसमें रहता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो होता है ये, लेकिन हार्डवेयर भी जुड़े रहते हैं जो पूरा वर्क यहाँ पर आप कंप्यूटर का कराते हैं। तो यहाँ पर उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका इनपुट यूनिट की डिवाइस से आ जाती हैं। उसके बाद भंडारण यूनिट की बात करें तो इसके अंतर्गत देखिए आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है और द्वितीयक मेमोरी होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम लोग मुख्य मेमोरी कहते हैं। थोड़े समय के लिए इसी में डाटा आपका सेव रहता है और ये क्या होता है अस्थायी तौर पे होता है। उसके बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसी से जुड़ी होती है। उसके बाद सिस्टम यूनिट की बात करें यहाँ पर देखिए तो इसमें मदरबोर्ड इसमें आता है क्योंकि ये सब हार्डवेयर के पार्ट हैं। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है जिसके अंतर्गत आपका कंट्रोल यूनिट और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगा रहता है। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आपका हार्डवेयर लगा रहता है, जैसे प्रिंटर वगैरह या डिस्प्ले के लिए मॉनिटर। तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले इनपुट यूनिट की बात करें, क्योंकि इनपुट यूनिट निर्देश यहीं से दिया जाएगा। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का सबसे पहला चरण यहीं से शुरू होता है। तो इनपुट यूनिट की बात करें यहाँ पर तो देखिए डाटा, प्रोग्राम या अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक युक्ति को इनपुट डिवाइस कहलाती है। विद्युत और यांत्रिक दोनों होनी चाहिए, यानी उसमें करंट भी आ रहा है और उस पर वर्क कर रहे हैं आप, उसके की को प्रेस कर रहे हैं तो यांत्रिक हो गया। तो उसमें करंट भी आ रहा है और यांत्रिक हो गया क्योंकि उसको आप प्रेस कर रहे हैं या क्योंकि मैकेनिकल चीज़ कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ आपकी ये होती है। उसके बाद ये डिवाइस होता है इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा और अनुदेश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में प्रवेश कर देता है। अब यहाँ पर कीबोर्ड क्या करता है, जो भी आपने की प्रेस किया है तो वो 0 और 1 के रूप में ही डाटा लेगा, कंप्यूटर को भेजेगा। कंप्यूटर फिर उसको क्या करेगा, अपने अनुसार कहेगा कि डाटा आपने जो दिया है उसके अनुसार प्रोसेस करेगा और फिर डिस्प्ले पे जो देगा वो 0-1 को कन्वर्ट करके देगा, आपको रीड लायक यानी आपको पढ़ने लायक बनाएगा या देखने लायक बनाएगा। तो वो इस तरह कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डिजिटल, यहाँ पर देखिए इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में प्रविष्ट करता है तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत करता है। चूंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों को 0 और 1 यानी ऑन और ऑफ को ही समझ सकता है, अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से डाटा व अनुदेशों को बाइनरी संकेत में बदलते हैं। यानी कीबोर्ड ने क्या किया, बाइनरी संकेत में उसको बदल दिया। इनपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। देखिए यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को तथा डाटा को पढ़ती तथा स्वीकार करती है। यह निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले बाइनरी कोड में बदलती है, यानी कि कंप्यूटर उसको स्वीकार करेगा, वो कीबोर्ड उसको ऐसा बना देता है यानी 0 और 1 में, क्योंकि इसके अलावा वो स्वीकार नहीं करेगा कंप्यूटर आपका जो इस तरह वर्क करता है। तो यह बदले हुए रूप में निर्देशों को और डेटा को आगे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम यहाँ खत्म। उसने क्या किया, निर्देश लिया, उसको 0-1 में कन्वर्ट किया और कंप्यूटर को भेज दिया। आगे कंप्यूटर को समझना है कि उसका क्या करना है, कि कीबोर्ड ये थोड़ी समझ पाएगा कि उसको क्या करना है, तो इसको भेज देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इनपुट यूनिट का सिर्फ इतना ही काम होता है, जरा सा काम होता है लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भंडारण यूनिट या मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए इसका काम क्या मुख्य हो जाता है, मुख्य रूप से ये आगे की प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा प्रोसेस होगा उससे जस्ट पहले का थोड़ा सा काम इसका रहता है। तो यहाँ पे देखिए भंडारित यूनिट या मेमोरी की बात करें, डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। देखिए तुरंत आपने इनपुट किया तो वो बाइनरी रूप में कन्वर्ट हुआ, तुरंत आपका क्या चला गया मेमोरी में। बहुत ये कम समय में आपका होता है और तुरंत प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। तो ये बहुत कम समय में होता है, सेकंडों से भी कम समय में, तो आपको पता नहीं चलता कि से डाटा मेमोरी में भी गया है, क्योंकि तुरंत आपका डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, फिर डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतिम परिणामों को मेमोरी में रखा जाता है, यानी अंतिम जो परिणाम भी मिलता है वो भी एक प्रकार से आपका मेमोरी में ही सेव रहता है, जो आपका डिस्प्ले हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि केवल डिस्प्ले आपका लिख दिया वहाँ पे स्क्रीन पे हो गया, ऐसा नहीं, वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं वो सेव हो रहा है, वो मेमोरी में जाता है, वो प्राइमरी मेमोरी होता है। यदि उसको परमानेंट आप सेव करना चाहते हैं तो फिर वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो इस तरह वर्क होता है। इसके बाद देखिए मेमोरी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए मेमोरी की डिटेल बात हम नेक्स्ट चैप्टरों में करेंगे, उसमें आपको वीडियो मिलेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पर हम केवल यहाँ पर जो वर्किंग प्रणाली है उसके अंतर्गत मेमोरी क्या होती है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी, पहले यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको मेन मेमोरी कहा जाता है। इसमें आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, यानी जो इंटरनल मेमोरी होती है, यानी बाहर से कुछ नहीं जोड़ना होता है। कंप्यूटर जो बनाया आ रहा है उसमें इंटरनल लगा होता है ये। इसमें देखिए ये CPU से सीधे जुड़ा होता है। इसका अर्थ है कि CPU इसमें स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है और उसका पालन करता रहता है। इसके साथ ही कोई डेटा जिस पर
सक्रियता से कार्य किया जा रहा हो वो भी इसमें स्टोर किया जाता है। यानी जो जब आप वर्क कर रहे होते हैं तभी ये एक्टिव रहता है। ध्यान रखिए, ये मेमोरी कब एक्टिव रहती है, जब आप वर्क कर रहे होते हैं। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है इस मेमोरी का वर्क यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है, तो ये यहाँ पर इसका मुख्य कार्य यही होता है। जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए आपका जो डिस्प्ले कराता है, आपने जैसे कोई कॉपी किया, कोई भी चीज़ कॉपी कर लिया, तो कॉपी किया तो वो चीज़ कहाँ गई, कहीं ना कहीं तो वो कॉपी मतलब अपने अंदर रखेगा ना कॉपी करके, तब जाके आप कहीं पेस्ट करते हैं। तो थोड़े समय के लिए आपने जो कॉपी कर रखा है डाटा को बफर के रूप में, वो अपने पास वो रख लिया है उसने। अब जब आप दूसरी जगह उसको ले जाके पेस्ट कर रहे हैं तब जाके वो पेस्ट होता है। और जहां से आपने कॉपी किया है, कॉपी किया उसके बाद थोड़े समय के लिए मेमोरी में चला जाता है वही डाटा, और फिर आप जहां पेस्ट करेंगे तो वहां परमानेंट वहां पर पेस्ट हो जाता है। तो ये पूरा इसका प्रोसेस रहता है प्राइमरी मेमोरी का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसकी गति बहुत तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी की जो गति होती है वो काफ़ी तेज होती है, क्योंकि ये केवल क्या करता है, थोड़े समय के लिए आपका जो वर्क जो हो रहा होता है उसको केवल ये क्या करता है, मतलब मैनेजमेंट करता है थोड़े समय के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसके बाद ढेर सारा लोड नहीं होता है कि जैसे आप सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, चीज़ें आप भरते रहते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है इसका जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो सब गया, पूरा खत्म डाटा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो चीज़ें सेव हैं वो सेव रहती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पूरा पीडीएफ आप हम दे देंगे, उसको रीड जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि रीड जब करेंगे तो और चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। हम यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, लेक्चर से भी आप पूरा समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सेमीकंडक्टर रजिस्टर या कैश या रोम रैम प्राथमिक मेमोरी को उदाहरण है। अब देखिए ये पूरा एग्जांपल्स हैं आपके प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या जाता है। एक तो रोम होता है, देखिए रोम क्या होता है, इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये ऐसी मेमोरी होती है जो पहले से ही इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, रीडिंग चीज़ होती है, केवल आप इसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर जब ऑन होता है उसमें बायोस की जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में बूटिंग होता है, जैसे आपका डिस्प्ले पे जैसे ही आप ऑन करते हैं और जो चीज़ें लिख के आती हैं वो रोम में के अंदर ही आपका क्या होता है, पहले से मतलब उसमें सेव कर दिया गया होता है। उसको आप ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना ही एडिट कर सकते हैं, ना उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरा रोम में होता है। तो ये मेमोरी आपकी क्या होती है, इसमें कोई चीज़ आप सेव भी नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें आप फंक्शनल चीज़ें होती हैं वो आप रैम में होता है। तो रैम लगाया रहता है, जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं वो एक प्रकार से रैम में बफर के रूप में आपका चला जाता है। और रोम क्या होता है, पहले से ही जो चीज़ें सेव होती हैं वो रोम में होता है। कई चीज़ें जैसे आपका कई डिवाइसेज जो होती हैं डिस्प्ले वाली, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, खिलौना वगैरह या कहीं भी कोई भी चीज़ लगा रहता है उसमें रोम ही लगा रहता है, जो ऑटोमेटिक वर्क करने के लिए बनाया गया रहता है। कंप्यूटर में भी ये रोम लगा रहता है, जिस कई चीज़ें इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड होती हैं जो डिस्प्ले के स्वरूप दिखाती हैं आपको, या कुछ करना होता है। जैसे आपका मान लीजिए कंप्यूटर चल रहा हो, उसमें आपका क्या हो गया, जो आपने सिस्टम विंडोज डाल रखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका यदि किसी कारणवश मतलब चला जाए या उसमें प्रॉब्लम आ जाए, वो आपका वर्क ना करे, तो आप रोम के माध्यम से ही दोबारा इसमें क्या होता है नया विंडो डाल सकते हैं नया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, क्योंकि रोम कभी आपका डिलीट नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रजिस्टर या कैश मेमोरी सीपीयू तथा माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, कैश मेमोरी जो होती है ये सबसे फास्ट मेमोरी मानी जाती है। कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के अंदर रहती है, सीपीयू के अंदर, बाहर से नहीं होता है ये कुछ भी। और ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर, वही आपका जो सीपीयू जो चिप लगा रहता है वही माइक्रो प्रोसेसर, उसी के अंदर आपका ये क्या होता है कैश मेमोरी होती है। इसको हम लोग सीपीयू भी कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, तो इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जबकि रोम और रैम ये मदरबोर्ड में क्या होते हैं, लगे होते हैं। रोम और रैम कहाँ पर लगे होते हैं, मदरबोर्ड में, जबकि कैश मेमोरी आपकी सीपीयू में होती है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी आपकी कैश मेमोरी होती है, और सबसे छोटी मेमोरी भी होती है, बहुत कम ये एमबी में होती है, बहुत कम होती है। मतलब रोम और रैम तो ज़्यादा एमबी में होते हैं, रैम तो कई जीबी में आते हैं, लेकिन कैश मेमोरी एमबी में होती है, इसलिए काफ़ी फास्ट होती है। और इसका संपर्क सीधा सीपीयू से होता है। कोई भी कार्य आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट सीपीयू से कैश मेमोरी से होते हुए सबसे फास्ट ये काम कराता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मेमोरी के जो टाइप्स हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा जान लिए हैं क्या होता है। नेक्स्ट आपका जो रजिस्टर होता है इसके बारे में हमने पूरा पहले ही आपको बता दिया क्या होता है। उसके बाद कैश मेमोरी भी आपकी वही होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए कैश मेमोरी क्या होती है, ये सीधा सीपीयू से जुड़ा रहता है। कैश मेमोरी में सीपीयू कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे आपका मदरबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे बसेस होते हैं, थोड़े थोड़े आप देखे होंगे पलट के, जब आप मदरबोर्ड को देखोगे तो बसेस उसमें लगे होते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस उस पर एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटरकनेक्ट होती हैं, वो सब बसेस के थ्रू होती हैं। तो मदरबोर्ड में बसेस होता है, लेकिन जो कैश मेमोरी होती है वो डायरेक्ट आपका सीपीयू में इनबिल्ट होती है, तो उसके लिए कोई बसेस की जरूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
यहाँ पर अदर डाटा स्थानांतरण की गति सबसे तेज होती है। सीपीयू वांछित सूचनाओं के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी का ही यूज करता है, तलाश करता है। अगर वांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलती है तो रैम रोम में फिर जाता है। तो कैश मेमोरी में यदि कोई सूचना थोड़े समय के लिए, जैसे आप बहुत सारा वर्क कर रहे हैं और कैश मेमोरी खाली है, तो पहले सूचना डिस्प्ले के लिए पहले वहीं पर दिखेगी, उसमें उसके अंतर्गत जाएगी, यानी सबसे फास्ट होती है वो। फिर आपका यदि उसमें जगह नहीं है फिर रैम वगैरह में जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर वांछित सूचना रैम यहाँ पर वांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलती है तो फिर क्या करता है आपका सिस्टम यूनिट या सीपीयू रैम और रोम में खोजता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। यानी देखिए, जो कैश मेमोरी है, सीपीयू आपका जो प्रोसेसर जो आपका होता है, जिसके अंतर्गत सीयू कंट्रोल यूनिट और एलयू वगैरह होते हैं, वो उसके और मुख्य मेमोरी यानी कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, उन दोनों के बीच एक प्रकार से आपका क्या करता है, बफर का कार्य करता है, यानी सूचना का आदान प्रदान करता है बहुत ही तीव्र गति से। तो कैश मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस कंप्यूटर में कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही फास्ट वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। और कैश तीव्र मेमोरी अत्यंत होने के कारण अधिक महंगी होती है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 2 से 10 नैनो सेकंड होता है। देखिए कितना कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, इतने मतलब पलक झपकने से भी कम है ये। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब रोम की बात करते हैं। रोम देखिए क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, मेमोरी का एक प्रकार होता है। तो सभी को रोम का पता है, फुल फॉर्म जरूर जान लीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी। और ये रोम क्या होता है कि इसमें पहले से ही डाटा आपका क्या होता है, लिखा जा चुका होता है, उसको अपना हटा सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। तो पूरा यही है। ये चिप बनाते समय ही रोम या मदरबोर्ड में आपका इंस्टॉल कर दिया जाता है। कंप्यूटर की बिजली बंद कर भी जाती है तब भी रोम की सूचनाएं आपकी सुरक्षित रहती हैं, वो सेव रहती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रोम चिपों का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर में भी आपका रोम रहता है, क्योंकि उसको गणना करनी है, उसके अंतर्गत प्रोग्रामिंग कर रखी गई है, तो वो रोम के रूप में ही वहाँ पर आपकी रहती है। बाकी चीज़ें आपकी डिस्प्ले जो होती है जोड़ घटाना वो अलग से आपका निर्देशक के थ्रू होता है। वीडियो गेम में भी आपका रोम लगा रहता है, पहले से ही चीज़ है, तभी तो वो ऑन हो पाता है। ऑन और ऑफ होने के लिए रोम यहाँ पर बहुत सहायक होता है। डिजिटल कैमरा वगैरह सब में होता है, जो भी डिस्प्ले चीज़ें आपकी पहले से दिखती हैं वो सब रोम में इनबिल्ट होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रैम। अब यहाँ पर रैम जो होता है, रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है, सभी को पता है। ये एक अस्थायी मेमोरी टाइप है, यानी ये बिल्कुल खाली मेमोरी होती है और जब कंप्यूटर ऑन होता है, जब वर्क करते हैं तब ये भरती है और जो वर्क कर रहे होते हैं उसका डाटा इसमें थोड़े समय के लिए सेव होता है। उसके बाद जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है, जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं, जो भी किया वो सब यहाँ पर इस मेमोरी से वापस डिलीट हो जाता है। तो ये यहाँ पर प्राथमिक मेमोरी इसको कहा जाता है। डाटा का एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है, अतः इसकी तीव्र गति होती है। प्रोसेसिंग डाटा के दौरान डाटा और अनुदेशों में सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू देखिए क्या होता है, आपने कोई भी प्रोसेसिंग डाटा आप ले रहे हैं, कुछ भी आपको जैसे करना, टाइप करना है या कुछ भी आप कुछ भी गेम खेलने वगैरह कर रहे हैं, जो भी डाटा आप ले रहे हैं वो मेमोरी में पहले आता है, तभी कंप्यूटर उसको क्या करता है, एक्सेस करता है। मेमोरी यहाँ पर रैम यानी कि रैम में पहले आता है तभी वो एक्सेस करता है, क्योंकि उसको चाहिए एक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें चाहिए, तो रैम से लेता है जो भी अपने इनपुट के थ्रू निर्देश दे रखा है, तो वहाँ से वो डाटा उठाता है, क्योंकि रैम में पहले सबसे ज़्यादा तेज यही होता है, तभी कंप्यूटर पर तुरंत चीज़ें आपकी दिख जाती है। सीपीयू इन्हीं रैम से प्राप्त करता है, उसके बाद डाटा को प्रोसेसिंग करता है, यानी कि आगे क्या करना है फिर वो समझता है। किसी अंतिम परिणाम को अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जा सकता है, यानी जब तक आप उसको सेव नहीं करते हैं, फाइनल क्या होता है आपका सेव, लेकिन जब तक सेव नहीं करते हैं तब तक वो थोड़े समय के लिए रैम में ही वो क्या होता है, बना रहता है। यानी कि उस समय यदि आपका कंप्यूटर बंद हो गया सेव करने से पहले ही, तो फिर अब वो डाटा आपका हमेशा के लिए चला जाता है, फिर से आपको नया फाइल या कुछ बनाना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़े समय के लिए आपका इसमें सेव रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब सीमॉस चिप के बारे में यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये आपकी बाहर से जो मेमोरी लगाई जाती है, यानी डाटा हम लोग डाटा को रखने के लिए, अपने डाटा जो भी वर्क करते हैं या गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं, उन सबको सेव करने के लिए, सेव रखने के लिए एक अलग से हम लोगों को क्या रहता है, मेमोरी की ज़रूरत होती है, जो कि ज़्यादा मात्रा में जिसकी स्टोरेज हो, क्योंकि हम लोग इतनी मात्रा में वर्क करते हैं तो स्टोरेज भी ज़्यादा होनी चाहिए। रैम क्या होता है, बहुत कम उसका होता है, 4 GB से 6 GB, इसमें डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डाटा क्या करता है, डिलीट कर देता है, तो इसमें स्टोर नहीं होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें हमेशा परमानेंटली आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए हम लोग को सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत होती है, और ये सहायक मेमोरी के रूप में भी एक प्रकार से कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सहायता मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी होती है, ये सहायक मेमोरी यहाँ पर लिखा है, ये एक अस्थायी मेमोरी, ये एक स्थायी मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा, यानी नॉन वॉलेटाइल होती है, और जो प्राइमरी होती है वो वोल्टाइल मेमोरी होती है और ये नॉन वोल्टाइल होती है, तो ध्यान रखिएगा, यानी स्थायी है, ये स्थायी है, इसका डाटा डिलीट नहीं होता, जो भी चीज़ आप इसमें सेव कर दिए, कंप्यूटर बंद भी हो जाए तब भी बना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लेकिन इसकी मेमोरी को देखिए, रोम और यहाँ पर
रॉम जो आपका है और ये आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी किस तरह भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए रॉम में क्या है कि इसमें भी डाटा आपका डिलीट नहीं होता है, लेकिन ये इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए इसके डाटा को आप डिलीट ही नहीं कर सकते हैं, इसमें परमानेंट इसको केवल रीड ही कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, डाटा तो डिलीट नहीं होता है लेकिन इसको मैनुअली डिलीट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंडरी मेमोरी और रॉम में यहाँ पर अंतर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कंप्यूटर बंद होने देने के बाद भी इसमें बिजली नहीं होने पर भी ये क्या होता है, डाटा सेव रखता है। चुंबकीय डिस्क यानी जिसको हम लोग सीडी कहते हैं, पहले इसी में डाटा आपका पिक्चर वगैरह आती थी सेव होके, तो ये कंप्यूटर डिस्क होता है। इसको ये मतलब खाली भी रहता है यानी ब्लैंक भी मिलता है, और इसको यदि आप कोई चीज़ इसमें ले रहे हैं गेम वगैरह तो भरा हुआ भी मिलता है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क हो गया, जिसको ऑप्टिकल डिस्क हार्ड डिस्क हो गया, जिसमें आप पूरी विंडो आप रखते हैं, या हार्ड डिस्क के अंतर्गत कोई भी आप चीज़ आप रखते हैं, मूवी वगैरह या सॉन्ग्स वगैरह या इमेजेस वगैरह, वो सब हार्ड डिस्क में आप रखते हैं। ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिस्टम यूनिट की अब बात करते हैं। अब यहाँ पर मुख्य कार्य जो आपका रहता है कंप्यूटर का वो यहीं से शुरू होता है। आपने सब कुछ निर्देश वगैरह दे दिया, रैम वगैरह यानी मेमोरी में चला गया, अब उसको प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम यूनिट के अंतर्गत क्या चीज़ें रहती हैं। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत मुख्य रूप से पावर सप्लाई आपका रहता है। देखिए क्योंकि पावर सिस्टम यूनिट का मतलब यहाँ पर एक सीपीयू, जो आपका बड़ा सा जो डब्बा रहता है वो उसको हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो वो बड़ा सा जो डब्बा है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो उसके अंतर्गत देखिए आपका एक पावर सप्लाई लगा रहता है जिसके अंतर्गत कनेक्शन लगे होते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड आपका इंस्टॉल रहता है नीचे। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उस मदरबोर्ड के अंतर्गत आप प्रोसेसर जो चिप लगाते हैं वो होता है, उस वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके अंतर्गत उसी सीपीयू के अंतर्गत अंदर जो लगा है इसको भी सीपीयू ही हम कहते हैं। जो आपका ये बॉक्स होता है इसको भी हम सीपीयू भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका सीपीयू वो जो चिप होता है वही होता है। तो ये इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसी में आपका क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और एलयू होता है। इसके अलावा मुख्य मेमोरी भी आपका यहीं पर आपका यानी प्राइमरी मेमोरी स्लॉट में लगी रहती है, जो कि सीपीयू से जुड़ गई रहती है। हालांकि मदरबोर्ड में लगती है लेकिन इसमें होती है, और बाकी कैश मेमोरी आपका सीपीयू में ही रहता है। तो ये भी आपका है, उसको भी मेन मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की बात करें यहाँ पर, तो मदरबोर्ड आपका इसी सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम चिप, रैम चिप, मेमोरी आदि कई प्रकार की चीज़ें आप लगा सकते हैं। मदरबोर्ड में कई चीज़ें लगाने के ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर स्लॉट बना रहता है। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट, आउटपुट, ये सब जो डिवाइसें होती हैं, हार्ड डिस्क वगैरह, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सभी मदरबोर्ड में ही आपस मतलब मदरबोर्ड से ही जुड़ते हैं, यानी आपस में एक दूसरे से जोड़ने का कार्य मदरबोर्ड करता है। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सटेंशन स्लॉट भी बने होते हैं, यानी कुछ स्लॉट खाली भी रहते हैं जिसमें काफ़ी आप फ्यूचर में भी कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बस क्या होते हैं। तो ये देखिए मदरबोर्ड जो आपका होता है उसमें देखिए उसको जब पलट के देखेंगे ऊपर तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन पीछे आप देखेंगे तो कई सारे इस तरह आपके एक दूसरे से जोड़ने के लिए, डिवाइस को जोड़ने के लिए इस तरह बसेस होती हैं, जो जैसे आपका इस तरह बसेस जो होती हैं, यानी वायर के तरीके, वायर नहीं होती हैं वो, लेकिन वायर के तरीके दिखती हैं, वो आपके बसेस होती हैं। सूचना का आदान प्रदान जो मदरबोर्ड में होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, वो आपका बसेस के थ्रू ही होता है। तो वही आपका बस होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर बस के प्रकार की बात करते हैं, तो आंतरिक बस और बाह्य बस। अब आंतरिक और बाह्य बस में यहाँ पर समझ लीजिए मदरबोर्ड पर जो उपकरण के बीच डाटा ट्रांसफर होता है, यानी मदरबोर्ड पर जो भी उपकरण लगे हैं, आपने मान लीजिए रैम लगा दिया और उसके बगल में आपका सीपीयू लगा है, नेक्स्ट इधर आपका हार्ड डिस्क जोड़ने के लिए एक स्लॉट बना है, तो उनके बीच यहाँ ऐसे कुछ बना हुआ है, ये वायर के तरीके, वायर नहीं होता है लेकिन ये बसेज होती हैं। तो मदरबोर्ड पर जो बसेज होती हैं वो आपकी आंतरिक बसेज होती हैं, और बाहर जैसे मान लीजिए बाहर आपका यूएसबी जोड़ने के लिए, यहाँ पर यूएसबी में भी वायर के थ्रू जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए बस जो लगा हुआ है वो आपका एक्सटर्नल बस होता है। उसमें आप क्या जोड़ सकते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह, या अलग से आप अलग से जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होते हैं वो यूएसबी के थ्रू जोड़े जाते हैं, या कीबोर्ड वगैरह वो सब आप बाय बस के थ्रू जोड़ सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस, मॉनिटर, ये सभी चीज़ें आपके बाय बसेस के थ्रू जुड़ती हैं। तो ध्यान रखिएगा पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है इनको। देखिए जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, इनको बाय बस की सहायता से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, तो वही आपका सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा चिप होता है, और यही आपका क्या होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, यानी कि ये आपका क्या है, मेमोरी, माइंड में ये पूरा आपका क्या है, पूरे कंप्यूटर का ये माइंड है। जिस प्रकार शरीर का आपका माइंड होता है उसी प्रकार पूरे कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो आपका सीपीयू होता है। सीपीयू यानी कि वो छोटा सा चिप जिसको माइक्रो प्रोसेसर हम लोग कहते हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सीपीयू को वास्तव में सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, बहुत ही कम वहाँ पर बिंदु इस तरह उसमें क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग की गई होती है, तो वो बहुत ही कम होता है। सघन इंटीग्रेटेड चिप जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा निर्देशों
सीपीयू के बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयाँ, क्योंकि इसमें एएलयू भी उसी के अंदर लगा रहता है, उसमें सीपीयू के अंदर ही, तो उसमें क्या करना है, गणना करना है या कोई अन्य कोई कार्य करना है, लॉजिकल काम करना है, तो वो दोनों कार्य वो कराता है। क्या कराता है, सीयू कंट्रोल यूनिट जो आपका होता है वो एएलयू को निर्देश देता है। तो ध्यान रखिएगा, वो ये दोनों चीज़ें से मिलकर सीपीयू बना होता है, यानी सीपीयू में ये दो चीज़ें होती हैं। और मेमोरी आपका बाहर हो गया, तो मेमोरी से भी इसमें कभी कभी हम लोग कह देते हैं सीपीयू के अंतर्गत ये भी आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मेमोरी आपका सीपीयू के अंदर भी आपका होता है, ध्यान रखिएगा। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है कैश मेमोरी के रूप में, सीपीयू के अंदर भी आपका मेमोरी होता है, जो कि बहुत ही छोटे रूप में होता है, यानी उसका एमबी में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सीपीयू के प्रमुख 3 अवयव निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये एक प्रकार से आपका नाड़ी तंत्र, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। ये इसमें देखिए क्या रहता है, ये जो भी आप डाटा या निर्देश देते हैं उसका क्या करता है, विश्लेषण करता है और उसका पालन करता है। किसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश जारी करता है। यानी यहीं से क्या करना, आपने निर्देश दिया, कंप्यूटर को इनपुट दिया, अब सीयू यहाँ पर कंट्रोल यूनिट ने उसको लिया, अब किसको क्या कराना है, मतलब कहाँ पर क्या, कहाँ से डाटा उठाना है, कहाँ से किसको वर्क कराना है, कंप्यूटर में जो भी भाग हैं, जो भी पार्ट हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, किन से क्या कराना है, वो सब कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही होता है। यानी निर्देशों को सही जगह ये भेजता है, भेजने का कार्य कराता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इस प्रकार सीपीयू के सभी यूनिट द्वारा आपसी सहयोग से उपयोगकर्ता द्वारा बताए गए कार्य किए जाते हैं। तो सीपीयू यहाँ पर पूरा कार्य कराता है आपका। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, एएलयू सीपीयू का वह भाग है जिसके द्वारा डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इसने तो निर्देश दे दिया, लेकिन काम कौन करेगा, ये केवल निर्देश देने के लिए आपका होता है सीयू कंट्रोल यूनिट। उसके बाद एएलयू पूरा काम करेगा, चाहे वो आपका यहाँ पर गणना करने की कोई चीज़ हो या वहाँ पर आपका लॉजिकल कोई चीज़ हो, तो यह डाटा कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों को, यानी निर्देश तो इसने ले लिया है कंट्रोल यूनिट, यानी एक हेड जो होता है, हेड किसको, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, ये हेड हो गया। अब ये कार्य करवाएगा किससे, पहले एएलयू और एएलयू को भेजेगा, उसके बाद एएलयू बाकी जगहों को भेजता है। तो यहाँ पर एएलयू क्या करता है, यहाँ पर डाटा कंट्रोल, यहाँ पर यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी गणितीय या लॉजिकल कार्रवाई करता है। तो यहाँ पर दोनों कार्य कौन करता है, एएलयू करता है। यानी सबसे ज़्यादा महत्व की बात की जाए तो एएलयू का ही है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एएलयू के भी दो भाग हैं, वही आपका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट जिसको कहा जाता है, और एएलयू जिसको लॉजिक यूनिट कहा जाता है। तो दोनों मिलकर आपका एएलयू बनता है, ध्यान रखिएगा। एयू डाटा का मूलभूत अंगणीय गणिताय, जैसे एयू जो होता है, यानी अर्थमेटिक यूनिट इसका जो होता है, वो जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब, यानी जितने भी गणित के काम होते हैं वो सब आपका इसका क्या करता है, एयू वाला, यानी अर्थमेटिक वाला। एएलयू के अंतर्गत दो भाग हो गए, तो एयू वाला जो आपका होता है वो गणित की कार्रवाई करता है, और बड़े काम जो तार्किक होते हैं, एएलयू लॉजिकल इनपुट पे तार्किक कार्य किए जाते हैं, वो आपका ये होता है। तो छोटा बड़ा सभी कार्य इस पर होता है। तो ये आपका पूरा टोटल मिला के बात करें तो एएलयू बन जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक तथा मुख्य मेमोरी की बात करते हैं। इसमें आंतरिक मेमोरी तथा मुख्य मेमोरी, इसे आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। पहले इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और ये सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आउटपुट यूनिट, अब यहाँ पर देख लेते हैं। डेटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट का कार्य कंप्यूटर को प्राप्त होने वाले परिणामों को बाइनरी कोड में बाइनरी कोड से होते हुए उचित संकेतों तथा भाषा या चित्र में बदलकर हमें उपलब्ध कराता है। तो आउटपुट यूनिट पे हम लोगों को जो दिखता है, क्योंकि वो कंप्यूटर ही वो करता है, लेकिन हम लोगों को जो दिखता है वो एक प्रकार से बाइनरी कोड का बदला हुआ रूप दिखता है। अर्थात कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करता है, जो कि बाइनरी कोड में रूप में होते हैं, जिससे हमारे लिए समझना कठिन होता है। यह उन कोड को निर्देशों के रूप में परिणामों को हमारे पढ़ने लायक या समझने के रूप में बदल देता है। यानी डिस्प्ले में हमको जो दिखता है वो बाइनरी कोड का रूपांतरित होता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं। यह बदले हुए रूप के परिणामों को हमारे साथ प्रस्तुत करता है या छाप देता है। तो आउटपुट यूनिट का बस इतना काम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप। तो यहाँ पर देखिए, रेस्पॉन्स टाइम एक होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में अपना थोड़ा समय सभी कार्यों के लिए प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए दी गई पहली प्रतिक्रिया के बीच समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है जैसे बहुत सारे आप मल्टीटास्किंग कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे विंडो ओपन, तो थोड़े थोड़े समय के लिए सब पे हो जाएगा।
यानी कि थोड़ा थोड़ा समय सबको देगा, इसको दिया फिर आपने इसको इस पे गया फिर इस पे गया, वो मतलब लगातार घूमता रहता है, वही आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है। और यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए, जिस कंप्यूटर का रिस्पॉन्स टाइम जितना कम है, क्योंकि मतलब रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है बहुत सारे आपने प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं तो बहुत ज़्यादा किसी को समय ना दे, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसी पे ज़्यादा समय दे, उसके अलावा सब पे जाएगा वो सब पे, लेकिन किसी पे ज़्यादा समय ना दे। यदि किसी जो आप अदर कोई भी वर्क ओपन है उस पर ज़्यादा समय देने लग जाएगा तो जो आप वर्क कर रहे हैं उस पर उस टाइम नहीं देगा, वो आपका स्लो हो जाएगा, फिर हैंग होने लगेगा सिस्टम, तो वो आपका रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर वर्क करता है। सिस्टम हैंग ना हो तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बेहतर कंप्यूटर की क्षमता के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टर्न अराउंड टाइम, यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप PDF में पढ़ लीजिएगा एक बार। थ्रूपुट क्या होता है, प्रति इकाई कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या थ्रूपुट कहलाती है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए UPPCS RO ARO या UPPCS APS की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से APS की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपका GS का सेक्शन हो गया और हिंदी का सेक्शन हो गया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ें बताई जा रही हैं। GS में जो भी आपका बदलाव होकर आएगा सिलेबस, वो सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और वर्तमान यानी करंट सिलेबस जो है उसकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। इसके अलावा यदि आप BDO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, BPO यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की जो नया फॉर्म आपने भरा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है, जिसमें आपका UPG के सबसे अच्छे रूप में कवर किया जा रहा है, क्योंकि 20 नंबर का आपका सीधे यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी तैयारी कराई जा रही है। इसके अंतर्गत हिंदी का भी पार्ट है तो उसकी भी अच्छी तैयारी कराई जा रही है। बहुत ही कम शुल्क पर आपकी ये पूरी तैयारी कराई जा रही है। कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं तो 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की कार्य पद्धति के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मदरबोर्ड पर जो चिप के कन्वर्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट्स कहा जाता है, जो भी आपके वहाँ पर लगे होते हैं, जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं मदरबोर्ड पे जो भी होते हैं, चाहे वो USB के थ्रू हो या उसमें मेमोरी स्लॉट लगाने का हो, उन सबको सॉकेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर किसी डिजिटल कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं, यानी कंट्रोल यूनिट का मतलब है वही CPU हो गया, उसको क्लॉक को भी कहा जाता है, क्योंकि वो जितना ही ज़्यादा इसकी स्पीड जो मापी जाती है वो गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, तो वो क्लॉक ही होता है आपका एक प्रकार से। क्लॉक यानी कितनी स्पीड है उसकी, क्लॉक स्पीड उसको कहा जाता है, तो वो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर किसी कार्य करने को कहता है। एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देश को लोकेट करने तथा CPU तक पहुँचाने के लिए किए गए समूह को एक प्रोसेसिंग चक्र कहा जाता है। यानी कि प्रोसेसिंग चक्र का मतलब है एक बार आपने निर्देश दिया, उसको प्रोसेसिंग किया और आउटपुट आपको दे दिया, तो ये एक बार में कर लिया इसने, तो वही आपका यहाँ पर एक प्रोसेसिंग चक्र कहलाता है। ये जितनी बार आप करते हैं, जितना फास्ट कंप्यूटर रहेगा उतना फास्ट आपको प्रोसेसिंग करके दिखाएगा। कंप्यूटर बस क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क हाईवे है, जिस पर डाटा तथा सूचनाएं तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, तो उसको कंप्यूटर बसेस कहा जाता है। मुख्य रूप से ये आपकी मदरबोर्ड पे होती हैं। कंप्यूटर बसेस कहाँ होती हैं, मदरबोर्ड पे होती हैं, यानी सूचना उसमें घूमता रहता है, जो भी आप चीज़ें करते हैं CPU से लेकर रैम तक, रैम से लेकर सेकेंडरी डिवाइस तक, मेमोरी तक, इधर से उधर जितनी भी डिवाइस लगी होती हैं सब उसमें घूमता रहता है, तो वही आप बसेस होती हैं वो, जिसके थ्रू वो घूमता है। एक प्रकार से हल्का तार की हुई होता है वो, लेकिन वो उसको बसेस कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल रूप में वो तार नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए किसी कंप्यूटर के कार्य निष्पादन करने की क्षमता को रजिस्टर, रैम तथा कैश मेमोरी के आकार तथा सिस्टम क्लॉक की गति पर निर्भर करती है। यानी जितनी सिस्टम क्लॉक यानी जितना क्लॉक होगा उसका उतनी ही ज़्यादा उसकी CPU क्या होगी, तेज कार्य करेगी। उसके अलावा उसके अंतर्गत कितना रैम लगा हुआ है, कैश मेमोरी किसी CPU की कितनी है, तो ये कंप्यूटर लेते समय हमेशा कैश मेमोरी को ध्यान में रखिए, जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी उतनी ज़्यादा फास्ट करेगा। सिस्टम क्लॉक यानी हर्ट्स कितना है, उसकी कितनी क्षमता है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का कंप्यूटर है, यानी क्लॉक स्पीड कितनी है। जैसे ये आपका CPU जो आप प्रोसेसर जो होता है, मुख्य रूप से बात करें प्रोसेसर, जैसे 3.2 गीगाहर्ट्ज़, तो उसकी क्लॉक स्पीड क्या होगी, 3.2 गीगाहर्ट्ज़। उसके अलावा 3 गीगाहर्ट्ज़, तो उसकी क्लॉक स्पीड क्या हो गई, 3 गीगाहर्ट्ज़। ये प्रोसेसर का या CPU का स्पीड होता है। जितना ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड से आपका कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट करेगा। इस समय 11th 12th जनरेशन और 13th जनरेशन के भी कंप्यूटर आपके आ रहे हैं, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा इस समय है, तो इनकी क्या है, क्लॉक स्पीड ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बफर एक अस्थायी स्टोरेज है। बफर मुख्य रूप से आपका थोड़े समय के लिए जो रैम या रैम में डाटा लिया जाता है वर्किंग के लिए, वही आपका बफर के रूप में होता है, रैम में होता है। इसमें डेटा की एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए रखा जाता है। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तब सबसे पहले बफर के रूप में ही स्टोर होता है। कोई भी डेटा आप डालते हैं तो बफर रूप में पहले जाता है, फिर उसका आपका कॉपी पेस्ट जो भी होता है वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, शब्द प्रास हो गया, वही आपका कंप्यूटर की गति बिट में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति जो होती है वो बिट में मापी जाती है, और बिट को ही क्या कहा
जाता है, यहाँ पर परास कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जितनी ज़्यादा आपका होगा बिट उतनी ही ज़्यादा आपका कंप्यूटर फास्ट होगा। 64 बिट हो गया, 32 बिट हो गया, इस समय 64 बिट आर्किटेक्चर के कंप्यूटर आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कंप्यूटर घड़ी, वही आपके सिस्टम क्लॉक, कंप्यूटर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्लॉक पल्स आने पर होता है, कंप्यूटर घड़ी द्वारा पैदा की जाती है। कंप्यूटर घड़ी तथा क्लॉक पल्स जितनी जल्दी भेजा जाएगा, ये घड़ी वो नहीं घड़ी है जो आप समझेंगे कि कंप्यूटर में लगा रहता है, वो घड़ी नहीं है ये कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड की घड़ी है, यानी कि कितना फास्ट वो कार्य कर रहा है, वही हमने ऊपर जो आपको बताया वही चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको देखिए गीगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है, लेकिन इस समय गीगाहर्ट्ज़ में ही मापा जाता है, क्योंकि मेगाहर्ट्ज़ वाला अब क्योंकि पुराना ज़माना तो चल नहीं रहा, अब क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में ही मापी जाती है, जैसे 3.2 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़, 2.9 गीगाहर्ट्ज़, ये सब ये क्लॉक स्पीड है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच समन्वय। सामान्यतः सीपीयू तीव्र गणना करता है, अतः उपकरणों के धीमा होने से कंप्यूटर की गति भी प्रभावित होगी। देखिए सीपीयू बहुत तेज काम करता है, लेकिन यदि आपकी हार्ड डिस्क धीमी है या अन्य कोई चीज़ धीमा है तो फिर वो सीपीयू भी धीमे ही कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा। तो हर चीज़ का तेज होना जरूरी है कंप्यूटर को फुल स्पीड में वर्क करने के लिए। तो दोस्तों ये पूरा आपका वीडियो था, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं, तो कंप्यूटर चैनल के साथ बने रहिए।